Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel Adarsh Alia. My today's topic is scope of doing research or PhD, that is Doctorate of Philosophy in the subject concerned. एक्चुअली आज के इस टॉपिक पे मेरी स्टूडेंट्स ने मेरे जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्रेजेंट एमएससी आउटगोइंग स्टूडेंट्स जिनका जस्ट एग्जामिनेशन ओवर हुआ है, उन्होंने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था और आज हम एक फॉर्मल ऑनलाइन क्लास भी इस टॉपिक पे करने वाले थे, क्योंकि उनकी दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। अगर हम एक वीडियो बनाए तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने सोचा था कि एक जनरल वीडियो ना बना करके हम टॉपिक वाइज एक पावर पॉइंट मैंने बना दिया था विद टेकिंग द एसेंशियल पॉइंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन एंड we were supposed to do one-to-one question answers or queries I was supposed to take, but due to certain reasons मुझे भी traveling करनी है और उनके ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो टाइम मैचिंग नहीं हो रहा था। तो दे हैव ओनली सजेस्टेड एक जनरल मैं एक वीडियो बना के डाल रही हूँ कि आप रिसर्च क्यों करें, क्यों नहीं करें, कहाँ से करें, क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस तो एमएससी की होती ही है मिनिमम, आप अगर रिसर्च के फील्ड में जाना चाहें तो, बट क्वालिटीज क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हर कोई एमएससी करके पीएचडी करने के लिए चला जाए, ये संभव नहीं है, बहुत सारे इसके रीजन हैं। तो आज मैं एक जनरल डिस्क्रिप्शन इस पर डाल दे रही हूँ। प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ था इसलिए वो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रही हूँ और इसके बाद स्टूडेंट्स ने लिस्ट ऑफ क्वेरीज भेज दी हैं दैट वी विल ट्राई कि अगर संभव हो तो अगली क्लास में एक बार 1-to-1 फेस टू फेस भी हम बात कर सकें, ऑफ कोर्स ऑनलाइन। तो दैट वी विल डू। अगर ऐसा कोई हम डिसाइड करते हैं तो आई विल पुट इन द चैट बॉक्स ऑफ माय चैनल। बट चूंकि अभी मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स काफी कम है तो चैनल ने मुझे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है कि मैं चैनल पे कोई लिंक प्रोवाइड कर सकूं अपने सारे व्यूअर्स तक पहुंचने के लिए। तो आप इस वो मैं रिकॉर्डिंग ही डाल दूंगी अगर ऐसा ऑनलाइन कोई क्लास भी हम आगे कर पाते हैं विद देयर पर्टिकुलर क्वेरीज। सो लेट अस स्टार्ट विद पीएचडी क्यों करें, और उसके साथ साथ हम ये कुछ जो मेन क्वेरी जिन पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो हैं। पहला तो कि आप जानती हैं पीएचडी एक एरिया ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज है। रिसर्च दैट इज आप जो खोजा जा चुका है उसको फिर से खोज करने जा रहे हैं। रिसर्च का मतलब होता है री इन्वेंशन, फिर से जो चीजें जो बातें जो उस पॉइंट्स की जा चुकी हैं उनको विथ न्यू प्रॉस्पेक्ट, नए एवेन्यू में उनके बारे में पता करना जो हमने पता किया है। आफ्टर दिस पैंडेमिक टाइम जो पिछला 2 साल बीता है, जैसा मैं कभी कभी सिहर जाती हूँ याद करके क्योंकि मैं बहुत बुरी सफर रही हूँ। एनीवे, तो इसके बाद एक चीज और मैं अभी आपको जो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है उनको मैं खासतौर से बोलना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक एरिया में घर में रह के ऑनलाइन सब इश्यूज हर एरिया, चाहे वो काम का हो चाहे वो पढ़ाई का हो, हर फील्ड ऑनलाइन जब देखा गया तो रिसर्च एरिया पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस का टाइम आ गया है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डिवास्टेशन था जिसके बाद ये पता चला है कि रिसर्च का एरिया कहीं भी कभी भी बंद हो ही नहीं सकता। बंद तो छोड़िए, अब तो बहुत बढ़ गया है कि छोटी छोटी चेंजेस कब डिवास्टेशन में बदल जाएंगी ये कोई नहीं जानता है। तो इमीडिएटली अब छोटी से छोटी चेंज कुछ आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, साइंस में, बहुत सारे एरियाज में, तो इमीडिएटली उस पर एम्फसाइज करने का स्कोप बहुत बढ़ गया। तो डेफिनेटली रिसर्च का एरिया एक बहुत ही एरिया है ऑफ नॉलेज, क्रिएटिंग नॉलेज। लेस यूनिकनेस इन इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में अभी यूनिकनेस पर कम दी जा रही है ड्यू टू वेरियस problems related to the developing countries that you know, but still हम तो आज से पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट बात कर रहे हैं। तो आइए हम देखें कि पीएचडी क्यों करें, कैसे करें, कहाँ से करें, कब करें
और कितना क्या मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटीज हैं, और आप में क्या क्या होना चाहिए पीएचडी करने के लिए। तो मेजर एरियाज, 3 मेजर एरिया है पीएचडी करने के। 3 मेजर एरियाज आर देयर, एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, जैसा आपको स्टार्ट से दिख रहा है। अराउंड 50% आपका एजुकेशन में है, एकेडमिक्स में है। आप ज्यादा पढ़ना चाहें, ज्यादा खोज करना चाहें, ज्यादा पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, ऑफकोर्स पढ़ाना भी हर क्लास को आपका पर पैशन होना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि टीचिंग आपका पैशन होना चाहिए, प्रोफेशन नहीं। अगर आप एकेडमिक्स में पीएचडी करके जाना चाहती हैं तो पहले तो आपको पीएचडी करने के लिए पैशन होना चाहिए। पहले आप पढ़ाने के लिए आपको पढ़ पढ़ के अपने आप को तैयार करना होगा, इन डेप्थ एजुकेशन आपका होना चाहिए। देन अनदर एरिया जो कि अब एजुकेशन से अलग है, और ये पहले थोड़ा कम था, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा थे, बट अब न्यू डेवलपमेंट से सारे एमएनसीज में, सारी इंडस्ट्रीज में, हर तरफ अब स्कोप्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, आपने बहुत बार आर&डी का नाम सुना होगा। इंडस्ट्रीज में भी अब तो, एमएनसीज में, इंडस्ट्रीज में, इवन आईटी इंडस्ट्रीज में, हर जगह रिसर्च डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। था तो पहले भी, पर अब रिसर्च का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर जगह अब कंपटीशन बढ़ रहा है, डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, और फैक्ट बेस्ड एडवांसमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है। एंड द थर्ड, एंड बट आज के समय में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए रिसर्च की क्वालिफिकेशन एक सिर्फ एक तमगा नहीं है। रिसर्च का क्वालिफिकेशन, अगर आप अपना कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं तो सरकार अब बहुत सारे प्रोविजंस दे रही हैं, जिनमें हाईएस्ट प्रोविजंस, हाईएस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर फंडिंग through the different a number of agencies of the government and even the non-government organizations से भी बहुत सारी फंडिंग हो रही हैं। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे स्कोप्स बन रहे हैं। तो ये 3 एरियाज आप दिमाग में रख करके रिसर्च में के लिए अपने आप को मोटिवेट करिए। अगर आप में के पास कुछ और एसेंशियल क्वालिटीज हैं, दैट इज, दिमाग में ये कुछ ऐसी बातें आपको रखनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने में। पहला तो ड्यूरेशन, एक मिनिमम 3 ईयर एंड मैक्सिमम, ऑफ कोर्स आप इस मैक्सिमम को कहाँ तक एक्सटेंड होता है, बहुत बार बहुत सारे जरूरत पड़ने पर एक्सटेंशंस की भी जरूरत होती है। हालांकि अगेन यहाँ पे है मिनिमम 3 ईयर सबमिशन है रिसर्च के लिए, मिनिमम टाइम है। जब आप रजिस्टर हो जाती हैं उसके बाद कम से कम 3 साल में, जिसमें 2 साल का आपको प्रोफेशनल एक प्रॉपर पीएचडी की डिग्री के लिए 2 साल का वर्किंग एंड प्लानिंग आपको आपके थीसिस में होगी, और उस 2 साल की थीसिस का प्रेजेंटेशन, 2 साल की, सॉरी नॉट थीसिस, 2 साल के आपके काम का, आपके वर्क का थीसिस राइटिंग होगा, द नेक्स्ट स्टेप होगा। तो दैट एटलीस्ट टेक्स 1 ईयर, including some mid-intervals, seminars, presentations, attending conferences, paper publications, ये कुछ essential requirements हैं। इन सब के साथ कम से कम 3 साल, जो कि बहुत ही कम है, 3 साल में बहुत मुश्किल है एक प्रॉपर रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना। बट अब मैक्सिमम टाइमिंग यूजीसी एक रजिस्ट्रेशन के बाद जो देती है, दैट इज 5 इयर्स। 5 साल में आपको अपना काम खत्म करना ही है। आप फंडिंग, आपने स्कॉलरशिप फेलोशिप कुछ ली है या नहीं ली है, 5 साल का टाइम लिमिट नाउ इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। अगर इसके बाद, पहले शुरू में बिफोर फ्यू इयर्स बैक आप एक्सटेंशन ले सकते थे, बट नाउ in general UGC has provided some very particular conditions को छोड़ दीजिए तो extensions के provisions almost negligible हो गए हैं। आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और आफ्टर दैट री रजिस्ट्रेशन आपको यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड करता है कि री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपको एक एक्सटेंशन मिल सकता है
दैट इज एग्जैक्टली नॉट एक्सटेंशन, आपको प्रोसेस फिर से री-रजिस्ट्रेशन का फॉलो करना होगा, बट इस बार सेकेंड रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2 साल के अंदर आप अपना सबमिशन कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल टुगेदर मैक्सिमम 7 ईयर के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का वर्क कंप्लीट करना होगा। दैट इज अ ड्यूरेशन, और 7 साल लग के काम करना इज मोर देन एनफ। अगर आप बहुत पैशनेट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, बट पैशनेट हैं आप जाइए ही रिसर्च एरिया में तब जब आप इसके लिए पैशनेट हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप वर्क आपका कंप्लीट होगा रिसर्च, तो कहाँ से आपने किया है, उस इंस्टीट्यूशन का, उस यूनिवर्सिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन क्या है, उसी पे डिपेंड करेगी आपकी डिग्री की रेपुटेशन। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री, दैट इज फॉर ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑल्सो। कहीं पर भी आप जाइए तो 98% लोग डॉक्टरेट नहीं है, तो अगर आप उन 2% में आते हैं डॉक्टर करके आपको बुलाया जाता है आफ्टर पीएचडी, तो दैट इज अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। बट इट डिपेंड्स आपको इस डिग्री से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसके लिए क्या आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, पैशन, एफर्ट्स सारी तरफ से। डेफिनेटली अगर आपको एक और बहुत बड़ा इशू है फंडिंग, सो फंडिंग आपको अपने प्रोजेक्ट को कहाँ से आप काम कीजिएगा, क्या रिसोर्सेज हैं आपके साइंस में, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ साइंस, हम यहाँ साइंस से ही रिलेटेड हैं। तो साइंस में जो भी आपका वर्क होना है, डेफिनेटली उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके लिए इक्विपमेंट्स, उसके लिए केमिकल्स, उसके लिए जगह कहाँ आप काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करके आपको बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से डिस्कस करते रहे तो बहुत ही ज्यादा वास्ट होता जाएगा। सो लेट अस कंपाइल आवर वर्क विद इन दीज पॉइंट्स। इसके बाद अगर आपको एक एक पॉइंट पे कुछ और डिस्कशन चाहिए तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स एंड देन वी विल डिस्कस। So the first is the eligibility, that is the master's degree with minimum 55% marks for general students, and for the reserve candidates, the reservation criteria are already decided in the government institutions, of course. This is applicable. Then you have to pass in general, अब UGC के नए regulations के हिसाब से PhD की registration के पहले आपको एक written test या written entrance examination clear करना होता है. That is mostly conducted by the institutions themselves. by और 3 तरह के institutions होते हैं, important institutions जहाँ से आप करें, और it is advisable कि आप इन्हीं तीनों तरह के institutions में से कोई institution select करें अगर आपको प्रोफेशनली अपनी क्वालिफिकेशन को भी स्ट्रेंथ देना है तो. दैट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रादर रिसर्च इंस्टीट्यूट. सबसे पहला नंबर पर आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरे नंबर पर आता है IITs, एंड तीसरे नंबर पर आते हैं द सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज. तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है जिनसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशंस. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक द CSIR, देन देयर आर अ नंबर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे सिर्फ रिसर्च का ही काम होता है. मेटलर्जिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के ही ज्यादातर हैं, BHU है, JNU है, बहुत सारे रिसर्च के सॉरी BHU JNU ये यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में CSIR सबसे ज्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है. इसके अलावा भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी पूरी एक लिस्ट ICSR, CSIR, इस तरह के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. In the last slide of this presentation, I have given around 20 institutes altogether in तीनों तरह के institutions को मिला के, research institutes, then IITs, and then the central and state universities का एक list मैंने दे दिया. तो institutions हम वहाँ से देख लेंगे. Now
सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बीच में मुझे इसलिए इंस्टीट्यूशंस को लाना पड़ा क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज को आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशंस लेने होंगे कि कब वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इन जनरल, बहुत ही ज्यादा ये मस्ट नहीं है, बट इन जनरल अप्रैल से जून तक का समर टाइमिंग होता है और अक्टूबर से दिसंबर तक का विंटर टाइमिंग होता है एंट्रेंस टेस्ट का, यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना। तो इसमें भी इट इज जस्ट मेरा अपना एडवाइस है, मुझे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके, थोड़ी रिसर्च करके ये लगा कि विंटर वाले सेशंस में अप्लाई करना ज़्यादा सही होगा क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है। जून जुलाई नए सेशन का टाइम माना जाता है, तो जून जुलाई में जो इमीडिएट, जैसे अभी आप फाइनल सेमेस्टर का अपीयर हुई है मेरी स्टूडेंट्स जिनकी एक क्वेरी है, तो अभी इमीडिएट नए सेशंस में नई जगह एडमिशन शुरू हो जाएंगे या नए एकेडमिक्स के जितने भी सेशन शुरू होते हैं वो ज़्यादा तो जुलाई टू दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर रहता है। तो इस समय कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपाधापी रहेगी, हर कोई चाहेगा कि अच्छी जगह पे वो एंट्रेंस ले, चाहे वो रिसर्च का एरिया हो चाहे वो प्रोफेशनलिज्म का एरिया हो। तो दिसंबर वाले एरिया में, दिस इज जस्ट माय एडवाइस जो मुझे कहीं से मिला ही है कुछ कलेक्ट करके, क्योंकि मैंने अपना पीएचडी परमानेंट टीचिंग के साथ साथ किया है, तो दैट वाज टू लेट। तो अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं कि इतनी देर में करना चाहिए कि नहीं। मैंने अपनी पीएचडी लेट 50s अराउंड 60s में किया है, तो मेरे अपने स्कोप्स अलग थे, उस सब पे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ये प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है। सो लेट अस सी कि हम यहाँ पे आपके लिए कंपाइल्ड वीडियो बन रहा है। सो दैट इज एलिजिबिलिटी में रिटन टेस्ट का इंफॉर्मेशन लीजिए कंसर्न वेबसाइट से। इसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, वेबसाइट्स पे जाना होगा। अगर आपने नेट जेआरएफ SRF, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी था, नेट क्या एसेंशियल है पीएचडी करने के लिए? पीएचडी करने के लिए नेट एसेंशियल नहीं है, बट ये रिटन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट से एग्जामिशन के लिए आपको नेट जेआरएफ में से कोई एक क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, दैट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, या जेआरएफ आपने किया हुआ है, जेआरएफ के बाद ही एसआरएफ करेंगे। तो जेआरएफ SRF में है अगर आप, तो रिटन टेस्ट से आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है, अदरवाइज बाकी की क्राइटेरिया सेम रहेंगे, दैट इज इंटरव्यू आपको देना होगा। अगर अब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन जो क्विकली आई जस्ट रीड, क्योंकि ये जस्ट मैंने बनाने की कोशिश की है पूरे प्रेजेंटेशन की। सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट में मेन पेपर्स जो होते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स एक पेपर जरूर रहेगा, कुछ ऐसे राइटिंग रहती है। मास्टर्स सिलेबस आपका सबसे ज्यादा रहता है, जिसमें आपने मास्टर्स डिग्री जिस सब्जेक्ट में ली है, अगर आपका जो स्पेशल पेपर है, डेफिनेटली क्योंकि ये एक जनरल एंट्रेंस टेस्ट है, तो स्पेशल पेपर से, आपके स्पेशल पेपर से क्वेश्चन आना मुश्किल है, वो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बट जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स चुन करके, साइंस का है तो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, बट एक जीके एंड करंट अफेयर्स का रहता है, मास्टर्स का सिलेबस रहता है, और उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशंस अपनी यूनिवर्सिटीज इन फॉर्म ऑफ essays, in form of presentations दे सकते हैं। Then once you complete rather qualify the entrance test, the second point here I have just forgot to mention, after qualifying the entrance test there will be an interview. Before entering into, यहाँ पे space कम हो रहा है, slipping. एंट्रेंस टेस्ट के बाद सेकेंड क्वालिफाइंग एरिया इज द इंटरव्यू। अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, या आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपके पास नेट जेआरएफ की डिग्री है, या आप परमानेंट टीचर हैं कहीं पे ऑलरेडी, तो अभी तक था, बट इसको भी अब अबॉलिश किया जा रहा है, क्योंकि पीएचडी के बगैर एंड नेट के बगैर प्रोफेसरशिप या कॉलेज में टीचिंग मिल ही नहीं सकता।
सो ये बात हो गई करंट रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। इसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना, आप क्वालिफाई कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट, फिर आपको इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू फेस करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने अपने क्राइटेरियाज रखते हैं, बट एक तो प्रेजेंटेशन आपका रहेगा ही, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस हो। एक सैंपल सिनॉप्सिस आपको बनानी होती है जिसमें आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक चुनिए जिस पे आप काम करना चाहें, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस टॉपिक पे ही आपको काम करना, आपको सिर्फ इंटरव्यू में एक प्रेजेंटेशन देना होता है। वो प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ सैंपल सिनॉप्सिस हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका जो एमएससी का डिसर्टेशन या फाइनल प्रोजेक्ट था उस पर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन मस्ट होगा, और इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के करियर ऑप्शन से मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो इंटरव्यू देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप अगर सिलेक्टेड यहाँ पे हो जाते हैं, then you will be selected for a 6 months coursework. This is a very must. रजिस्टर्ड होने के पहले, पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड होने के पहले, ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाने के, अनाउंस होने के पहले आपको एक 6 मंथ का कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ द लेटेस्ट गाइडलाइंस। 6 महीने का आपका एक कोर्स वर्क होगा। इस कोर्स वर्क में आपको फिजिकली प्रेजेंट होके क्लासेस करने होंगे। इसका सिलेबस फिर से जिस इंस्टीट्यूट में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, आईआईटीज हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, वो अपना सिलेबस बनाएंगे। सिलेबस के लिए मेनली ये 3 चीजें कंसिडर की जाती हैं: रिसर्च पेपर, सब्जेक्ट पेपर एंड मोटिव ऑफ आपका रिसर्च करने का मोटिव क्या है, आप क्यों इन्वॉल्व हुए हैं। इन पे जनरल होता है। इट इज हाईली वेरिएबल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो ये 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका प्रॉपर रिटन इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फिर से होगा। तब आपको एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स वर्क का। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, फिर आपको प्रॉपर फी जमा करना होगा। दिस इज अनदर टॉपिक, फी का एंड फंडिंग का क्या दायरा है रिसर्च करने के लिए। इट इज ऑफ कोर्स 5 साल का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो 5 साल में पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये फिर इस पे हम एकदम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशंस आर देयर हु आर प्रोवाइडिंग द फेलोशिप्स, फंडिंग, स्पॉन्सरशिप्स, डिफरेंट टाइप्स। आईआईटीज में तो हर स्टूडेंट जो भी सेलेक्ट होता है उसको मिलता ही मिलता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाता है, नहीं तो फेलोशिप्स मिल जाते हैं। हाँ, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज में ये आपको अपनी एफिशिएंसी दिखा करके, अपनी एक्टिविटी दिखा करके फंडिंग गेन करनी होगी। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे यहाँ पे डिटेल हम बात नहीं करते हैं। फंडिंग एक अनदर एस्पेक्ट हो गया। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको फी जमा करना होगा, और तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वो फी एट ए टाइम नहीं होता है, वो इंटरवल्स पे जमा करने होते हैं। वो टाइमिंग्स, वो इंटरवल्स डिसाइड होते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और उसके दौरान फीस जमा करने के साथ ही नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, दैट इज द अलॉटमेंट ऑफ अ गाइड और सुपरवाइजर। आपको हमेशा अपने रिसर्च वर्क के लिए एक गाइड चाहिए। एक गाइड के अंडर द गाइडेंस आपका जो पहला सर्टिफिकेट होता है उसमें ये रहता है, यू हैव कंप्लीटेड, आई सच एंड सच कंप्लीटेड माय रिसर्च वर्क अंडर द गाइडेंस और द सुपरवाइजरशिप ऑफ सच एंड सच फेलो। तो ये एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर आपका अपना अख्तियार थोड़ा कम होता है। अगर आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आप अपना, अगर आपका ये सिलेक्शन हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस को आप सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके जो सुपरवाइजर जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनकी अपनी कितनी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक उनकी पहुंच है। So otherwise, the institution itself will provide you a guide or the supervisor under whom you have to conduct your entire research work.
Now these are this is the फंडिंग के लिए आपको फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ले सकते हैं। यूजुअली 18 से 32,000 तक का पर मंथ का अच्छे स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स मिलते हैं, जिनके साथ बुक ग्रांट में मिलता है, ईयरली बुक ग्रांट। अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे IITs वगैरह में तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए मिलते हैं, क्योंकि रिसर्च का एरिया एक बहुत lucrative एरिया भी है। बहुत सारे इसमें ऐसे फील्ड्स हैं जिन इंक्लूडिंग अ वेरी अट्रैक्टिव एरिया दैट इज द ट्रैवलिंग। आपको कहीं और से फंड मिलता है अपने काम के लिए, ट्रैवलिंग का, टूरिंग एंड ट्रैवलिंग ऑन द स्पॉन्सरशिप आप ले सकती हैं, अपने खुद बेयर नहीं करके। इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आप गेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द efficiency of your work and your supervisors guidance, ये फंडिंग मिल सकती है। तो this is one another aspect. Then are some other important points that must be kept in mind while doing PhD. Choose area of interest and specialization. ये बिल्कुल बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, मैं इसको बहुत ही कंपाइल अप करने जा रही हूँ। चूज एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपका मन हो, मन लगे, पैशन लगे, इम्पोर्टेंस आपको फील हो, ऐसा एरिया चुनिए। रेपुटेड इंस्टीट्यूशन चुनिए, गुड गाइडेंस चुनिए, बी ओपन एंड ऑनेस्ट। इंटरव्यू में जाइए तो चाहे इंटरव्यू में चाहिए, चाहे सेमिनार्स प्रेजेंट कीजिए, पेपर्स प्रेजेंट कीजिए, हमेशा आपकी ऑनेस्टी एंड ओपननेस, बिल्कुल खुल करके अपनी बात करने की। इसीलिए एक वीडियो हम इस पे भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे अच्छा गाइड चुनने के लिए, अच्छे गाइड को के साथ काम करने के लिए, या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस मिलने के लिए। बी ओपन एंड ऑनेस्ट। इफ पॉसिबल सेलेक्ट NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस व्हाइल कंसीडरिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर योर रेपुटेशन। इसमें एक लिमिटेशन है, NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेफिनेटली नहीं आते हैं। NIRF रैंकिंग के लिए आपको IITs आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज का आई एम नॉट वेरी मच क्लियर कि किस लेवल तक किन किन स्टेट्स यूनिवर्सिटीज को NIRF रैंकिंग मिली है, और सबसे बेस्ट तो होता है 1 to 10 रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट्स में जाइए, बट दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, वो आपके एफर्ट पे भी डिपेंड करेगा। देन चूज फ्रॉम हार्ड साइंस। हार्ड साइंस में आते हैं बायोलॉजी, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इनमें रिसर्च करना प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव एरियाज हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज माने जाते हैं, जिनमें ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो दीज आर द एरियाज, अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चुने दैट विल बी मोर एडवाइजेबल। देन रिसर्च ग्रुप कल्चर, ये इंडिया में बहुत कम है। एक ग्रुप में रिसर्च, हालांकि इस ग्रुप कल्चर की वजह से फंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन में US एंड UK में ज्यादा हैं, जिनमें रिलेट डिफरेंट लेवल्स पे सेम टॉपिक सेम एरिया से डिफरेंट लेवल पे अलग अलग स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक्स को, और ग्रुप में अगर काम करें तो ये स्कोप अभी बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इंडिया में। जॉइंट वर्किंग ऑफ पर्संस, एक पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा लोग काम करें एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज द ग्रुप कल्चर ऑफ रिसर्च। दैट इज मोर कॉमन इन अब्रॉड एरियाज। इसीलिए बाहर के एरियाज में, बाहर में रिसर्च का स्कोप्स बहुत ज्यादा वाइड है। Now the institutions, as we have already discussed, IITs, then the second rank is research institutes, but this is vice versa। कभी कुछ particular areas हैं, जैसे funding के areas हैं, ranking के areas हैं, उनमें research institutes ज्यादा upper position पे हैं, but definitely IITs, चूंकि शुरू में एक समय था सिर्फ IITs को ही research के institutions के लिए consider किया जाता था, even for the biological fields, even for the different fields, concern allied collaborated areas of IITs को consider किया जाता था। अब तो बहुत सारे research institutes हो चुके हैं। Then come the central and state universities. This is
in third rank in most of the aspects. So in general, students, this is the general information. Now these are the slides through which you can go. क्या क्या हमने discuss किया, किन किन areas में आप जा सकते हैं research करने के बाद. academics में definitely बहुत ज़्यादा है, but working as a consultant, then in government sectors there are areas. As a product manager आप बहुत सारे areas में काम कर सकते हैं. For the details you can go through these slides. Slides को पढ़ने का काम मैं नहीं कर रही हूँ. That under last but not the least, entrepreneurship और startup के लिए research एक आजकल कुछ तो फंडिंग्स ऐसी हैं, लोन के सेक्शंस ऐसे हैं, फंडिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो रिसर्च को ही सोल क्वालिफिकेशन मानती हैं. तो सोल मतलब हो गया कि आपने मास्टर्स की है तभी आप रिसर्च की डिग्री आपके पास है, बट वो मस्ट मानते हैं और अच्छी फंडिंग मिलती है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप्स और द स्टार्टअप्स. सो दीज आर दिस इज इन द जिस्ट और द वेरी कंपाइल्ड. अभी भी कंपाइल्ड बहुत नहीं है, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, बट गो थ्रू दीज पॉइंट्स. दीज आर द एरियाज ऑफ वर्क जहाँ पर आप काम कर सकते हैं आफ्टर डूइंग रिसर्च. कॉलेज प्रोफेसर, फार्मास्यूटिकल्स, पब्लिक सेक्टर, साइंस कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, mineral surveying, social work, public health, epidemiology, science writing, advisor, public sector, science communication, teaching, public engagement, advisory positions. So these are certain areas of work where you can go for after your research fellowship. Now, last but not the least, these are certain किसी एक रैंकिंग में कहीं एक रैंकिंग, वो भी एग्जैक्टली आई एम नॉट वेरी मच कंफर्म, किसी एक साइट पे मुझे ये रैंकिंग मिली है, इंस्टीट्यूट्स फॉर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च. फर्स्ट इज IISc Bangalore, NCBS Bangalore, it is again in Bangalore, then TIFR in Mumbai, TIFR Hyderabad, IIScr Pune, IIT Mumbai, CCMB Hyderabad, IIT Kanpur, IGIB New Delhi, ICGEB New Delhi, NCCS Pune, ILS Bhubaneswar, ACTREC Mumbai, IIT Delhi, AIIMS Delhi, that is AIMS, NBRC Gurugram, IICB Kolkata, JNCASR Bangalore, and the spelling is wrong here, NII New Delhi and IIScr Kolkata. किसी एक surveying agency के according, it is the ranking, and the full forms of these institutions all are with me, but I think the video is going so long. You can go through always through the you can Google the full names, or you can go through these sites, or let me know if you want to know the names of the institutions. Now, this is in very short, the benefits of PhD and disadvantages. Disadvantages कोई नहीं है. अगर आप impatient हैं, आपकी conditions ऐसी नहीं है, आपकी situations ऐसी नहीं है कि आप लंबे time taking passion में जा सकें, तो सब disadvantage आता है, क्योंकि ये एक commitment based क्वालिफिकेशन है. इसके लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है. इसमें सबसे बड़ा फायदा एक ये है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने आपको बताया था. सबसे बड़ा कहिए या वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करने वाला. इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आपको पैशनेट होना होगा, आपको डिवोटेड होना होगा, आपकी मोटिव्स क्लियर होनी होगी, तो आप अपने बॉस हो सकते हैं. आपका इंटरेस्ट का एरिया है, आपके करियर CV बूस्टिंग एक्सपीरियंस है, आप उसमें पेपर प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, पेपर पब्लिश करा सकते हैं रेपुटेड इंस्टीट्यूट जर्नल्स एंड मैगजीन्स वगैरह में. उसके बाद अगर आपको फेलोशिप मिल जाती है तो गारंटेड टैक्स फ्री इनकम आपको मिलता है, आपको अपने आप को डॉक्टर कहलाने का मौका मिलता है. दैट इज आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फायदा है. A contribution to your field. So these are the passionate areas. आपको काम करने का एक अलग रो में, एक अलग एलिवेशन पे खड़े होने की जगह है PhD की होल्डिंग, बट उसके साथ बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और डिसएडवांटेजेस इन द सेंस कि इनसे
ये लिमिटेशंस हो सकते हैं आपके, इतना बड़ा कमिटमेंट आपको लेने की का पैशन है कि नहीं। कैरियर लैडर में जैसा मैंने कहा, एक बार एग्जाम MSc का एग्जाम हो गया, जिस दिन आपको डिग्री मिल गई आप अपने कैरियर में चली जा सकती हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स चले जाते हैं, ज्यादातर तो जो कैरियर की जो सीढ़ी बनती है डेफिनेटली आप उसके नीचे के लेवल्स पे आ सकते हैं। बिगिनिंग आप आगे बढ़ने के बहुत स्कोप्स हैं, पर जब बिगिन होता है तो डेफिनेटली वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, कैरियर के लेडर पे ऊपर चढ़ जाएंगे, जिन्होंने इमीडिएटली प्रोफेशंस के एरिया में पैर रख दिया है। एकेडमिक जॉब फार एंड फ्यू कैन मेक मोर डिफिकल्ट। तो डिप्रेशन से आपको अपने आप को फ्री रखना होगा, लोनलीनेस से, मोनोटोनस लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, एंजाइटी फ्री होना होगा। एक क्लैरिकल से लेकर के इसका अगर हम एक एक एरिया देखें पीएचडी में क्या क्या एरिया होते हैं, तो अगर आप देखिए तो क्लैरिकल काम से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट सारा एरिया आप डील करते हैं। आपको लोगों से डील करना आता है, प्रेजेंटेशन करना आता है, डाटा एनालिसिस करनी आती है, बहुत सारे एरियाज। करीब 25-30 साल के सर्विस में मैंने जो एरियाज में मैं नहीं एंटर की थी, करीब 25 साल के बाद मैंने चूंकि पीएचडी किया, और यू विल बी अस्टोनिश्ड, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड कि कितनी सारी चीजें, कितना नॉलेज, कितना एक्सपीरियंस पीएचडी करने के बाद मिलता है। तो डेफिनेटली मेरा बहुत देर से करने के बाद उन आगे बढ़ने के स्कोप्स मेरे मिनिमाइज होते चले गए। अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा पैशन के साथ, थोड़ा धीरज के साथ इमीडिएट स्टेप पे मास्टर्स के बाद अगर आप एंटर करती हैं, 5-7 साल का टाइम अफोर्ड कर सकती हैं, डिवोशन अफोर्ड कर सकती हैं, हर तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकती हैं। बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे डेफिनेटली स्टूडेंट्स, बट उनके रिजल्ट्स, उनका रिवॉर्ड्स अनइमेजिनरी होगा once you get. So with this I end here. It has become a long video. In the next class, definitely, if the girls are interested to do the class online, a list of questions, queries I have received, we will discuss on those queries one by one in the next video. So do like, share and subscribe my channel, and press the bell icon to get notification of my upcoming videos.